नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन सेशन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का एक नया प्रैक्टिस सेट 39 नंबर का प्रैक्टिस सेट देखेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से इसके बारे में जानेंगे। और यदि प्यारे दोस्तों आपने पिछले 38 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स को भी जाकर के देखिएगा। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली क्लासेस में किए गए हैं। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में लिखा है, निम्नलिखित में से अगला पद ज्ञात करो। दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन दिया गया है, एक सीरीज का बेहतरीन सी सीरीज है जो आपकी पूछी जाती है और इसमें हमें अगला पद ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा पद आएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में जानना है। लिखा गया है, निम्न प्रश्न में कितने त्रिभुज स्थित हैं। बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इस आकृति में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। कुल कितने त्रिभुज स्थित होंगे इस आकृति में। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। बेहतरीन सी क्लास आप सभी के लिए रहने वाली है। यदि आपको इस क्लास का दोस्तों पीडीएफ प्राप्त करना है, इस क्लास का अनसोल्ड पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर सारे के सारे क्लास से संबंधित नोट्स और पीडीएफ उपलब्ध करवाए जाते हैं। जो पिछले दिनों के पीडीएफ नहीं डाल पाए थे वो पीडीएफ भी हमने अब डाल दिए हैं, तो आप जाकर के उनको जरूर देखेंगे और जरूर उसको सॉल्व करेंगे। इसके अतिरिक्त साथियों, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, DS सर ऑफिशियल 13 नाम से। यहाँ पर आप अपने डायरेक्ट डाउट से मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बेहतरीन सा क्वेश्चन साथियों दे रखा है। देखो यहाँ पर दिया गया है, 4 पद दिए गए हैं यानी कि क्वेश्चन मार्क है, 3 पद हैं। इनमें से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कौन सा नंबर आने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले लिखा गया है हार। क्या लिखा गया है? हार। हार को बताया है क्या? साथी आभूषण बताया गया है। हार को क्या बताया है? तो बताएंगे सर आभूषण बताया गया है। इसके बाद दोस्तों आपको बताना है लेखनी किसके अंतर्गत आएगी। किसके बारे में पूछा है दोस्त? लेखनी के बारे में पूछा है। लेखनी किसके अंतर्गत आने वाली है, ये सभी प्यारे दोस्तों को बताना है। देखो, हार किसके अंतर्गत आता है? जो हमारी माताएं बहनें गले में धारण करती हैं उसे हार कहा जाता है, वो आता है आभूषण के अंतर्गत। तो इस तरह से कहेंगे आभूषण के अंतर्गत हार आता है। तो ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके अंतर्गत लेखनी आती है? लेखनी का प्यारे दोस्तों मतलब यहाँ पर कलम से है। लेखनी का प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, इसका मतलब यहाँ पर कलम से है। तो बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। क्या कागज के अंतर्गत लेखनी आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये गलत उत्तर हो जाएगा। क्या लेखन के अंतर्गत लेखनी आएगी? अब बहुत सारे दोस्त बोलेंगे सर लेखन के अंतर्गत लेखनी आ जाएगी। यार, लेखन लेखनी के माध्यम से किया जाता है। लेखनी जो होगी प्यारे दोस्तों वो स्टेशनरी के अंतर्गत आएगी, इस बात को याद रखेंगे। ना तो इसका उत्तर पुस्तक बनेगा, ना ही कागज और ना ही लेखन। सही उत्तर प्यारे साथियों बनेगा स्टेशनरी। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न का उत्तर बताएंगे बेहतरीन तरीके से। शानदार सा क्वेश्चन एक और है आपके सामने। का एक निश्चित सांकेतिक भाषा में मुंबई को दिल्ली लिखा जाता है, दिल्ली को हैदराबाद लिखा जाता है, हैदराबाद को कलकत्ता लिखा जाता है और कलकत्ता को मुंबई लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू हैदराबाद, हैदराबाद टू कोलकाता, कोलकाता टू मुंबई। क्या कहा गया है साथियों हमसे कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है। प्यारे साथियों आपको याद रखना है, सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है, बात याद रखेंगे साथी। पूछा गया है इंडिया गेट। बहुत सारे मित्र यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इंडिया गेट या गेटवे ऑफ इंडिया, इनमें से आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछेगा इंडिया गेट के बारे में, किसके बारे में दोस्त? अगर पूछेगा इंडिया गेट के बारे में तो सही उत्तर बनेगा इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? सर दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। इसके अतिरिक्त गेटवे ऑफ इंडिया क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया की अगर बात आएगी तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये साथी मुंबई में स्थित है। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया है इंडिया गेट, और इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। तो क्या इसका सही उत्तर दिल्ली बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा दोस्त, क्योंकि प्रश्न में दिल्ली को क्या कहा है? दिल्ली को कहा गया है हैदराबाद। क्या कहा गया है दोस्त? दिल्ली को हैदराबाद कहा गया है। तो प्रश्न के अनुसार जो इंडिया गेट होगा वो विकल्प नंबर बी हैदराबाद में हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। दिल्ली नहीं बनेगा मित्र सही उत्तर। विकल्प नंबर सी ना बनेगा, ना ही डी बनेगा। सही उत्तर बनेगा तो आप बोलेंगे हैदराबाद। अगर गेटवे ऑफ इंडिया पूछेगा, जीके में भी पूछा जाता है आप लोगों से, तो मुंबई आपका सही उत्तर होता। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न में इसका उत्तर बता देंगे सभी साथी। एक और कोडिंग डिकोडिंग का बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दोस्तों का है, अगर व्हाइट को ब्लैक, लेफ्ट को राइट और फर्स्ट का कोड क्या होगा? बताओ। कह रहा है अगर कोड भाषा में व्हाइट को लिखा जाता है ब्लैक, ठीक है,
कहा गया है लेफ्ट को लिखा गया है क्या, तो बोलेंगे राइट, लेफ्ट को राइट लिखा गया है। क्या बताना है, फर्स्ट का बताना है साथियों। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर जल्दी से बता देंगे आप लोग। तो आप अगर इसको अच्छे से देखेंगे साथियों, अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर जो संबंध दे रखा है वो अपोजिट का दे रखा है। देखो व्हाइट यानी कि सफेद का अपोजिट क्या होता है, काला होता है। लेफ्ट यानी कि बाएं का अपोजिट क्या होता है, दाएं होता है, राइट होता है। तो फर्स्ट का अपोजिट क्या बनेगा, फर्स्ट का अपोजिट क्या बनेगा, जल्दी से बता देंगे, जल्दी से सभी दोस्त बताएंगे। फर्स्ट का एंड बनेगा, ये मैं काट देता हूं। क्या फर्स्ट का मिडिल बनेगा, ये काट देता हूं। तो बताओ फर्स्ट का सेकंड आएगा या फर्स्ट का लास्ट आएगा। अब बहुत सारे मित्र यहां पर उत्तर बताएंगे सेकंड को, किसको, सेकंड को उत्तर बताएंगे। जल्दी से बताइए क्या ये सही है। भाई बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। देखो कैसे गलत है, इसको हम सिद्ध करते हैं। मान लीजिए आपका कोई एग्जाम होता है, उसमें कोई विद्यार्थी टॉप कर जाता है, यानी कि पूरी क्लास में फर्स्ट रैंक पर आता है। लेकिन इसका जो अपोजिट आएगा, कोई अगर ऊपर से पहले पर है तो कोई नीचे से भी पहले पर होगा, और नीचे से पहले वाले को कहा जाता है लास्ट। क्या बोला जाता है, लास्ट। तो फर्स्ट का मित्र जो अपोजिट बनेगा वो विकल्प नंबर बी बनेगा, लास्ट। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाएंगे, इसका उत्तर बता दो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्यारे साथियों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम पहले करवा चुके हैं, लेकिन ये वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम इनको दोबारा से क्लासेस में शामिल कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बताएंगे कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जैसा दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। ठीक है, बता देंगे सभी साथी क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न में दोस्तों कहा है 11 का संबंध अगर 132 से है, 11 का संबंध किससे बताया है दोस्त, 132 से बताया है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। पूछा गया है 12 का संबंध, 12 का संबंध किससे होगा ये बताना है। तो क्या 12 के संबंध के लिए एक डिब्बा रख दें यहाँ पर, बताओ इस डिब्बे में क्या फिल किया जाएगा, क्या भरा जाएगा इसमें। तो साथियों आप बोलेंगे 11 को, सॉरी 11 को, इस 11 को अगर अगले वाले नंबर यानी कि 12 से गुणा कर देते हैं तो हमें 132 प्राप्त होता है। तो इस 12 के अगले वाले नंबर 13 का गुणा अगर 12 में करेंगे तो 156 प्राप्त होगा, याद रखेंगे। 13 दूनी 26 की 6, 13 कम 13 2 15, तो 156 आपका सही उत्तर आना चाहिए। 156 एक बार फिर से विकल्प नंबर बी में है, तो विकल्प नंबर बी आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, इस बात को अच्छे से याद रखना है। 11 के अगले संख्या से गुणा किया है, उसके बाद 12 की अगली संख्या से, 156 सही है, इसका उत्तर बता देंगे सभी साथी, इसका उत्तर बता देंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है। देखो लिखा गया है लिपस्टिक, ओ हो क्या आ गया ये, कह रहा है लिपस्टिक, आई लाइनर, आई शैडो, और पूछा गया है भौं। इसका उत्तर बता देंगे सभी साथी क्या होगा। लड़कियां तो बेसिकली इसका उत्तर सबसे पहले बताएंगी, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा प्यारे दोस्तों। कह रहा है कि लिपस्टिक है, आई लाइनर है, आई शैडो है और भौं, इनमें से विषम क्या होगा सबसे पहले बताना है आप सभी को। बेहतरीन सा क्वेश्चन, शानदार सा है, और यूपी पुलिस जेल वार्डन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखो अगर लिपस्टिक की बात करते हैं, हम बात करते हैं विकल्प नंबर 1 की। लिपस्टिक क्या है प्यारे दोस्त, लिपस्टिक प्यारे दोस्त आप बताएंगे ये क्या है, शरीर को सुंदर बनाने की एक कला है। कला नहीं है, आप बोलेंगे सर लिपस्टिक शरीर को सुंदर बनाने की एक प्रकार का कह सकते हैं रसायन है। इसके प्रकार बात करते हैं आईलाइनर की। आईलाइनर भी क्या है, एक प्रकार का ऐसा रसायन है जो आंखों को सुंदर बनाता है, ठीक है। उसी प्रकार आई शैडो भी यही काम करता है। लेकिन सर बात करते हैं जब विकल्प नंबर डी की, विकल्प नंबर डी प्यारे दोस्तों भौं की बात करते हैं, तो भौं क्या होते हैं, ये शरीर के अंग होते हैं। क्या होते हैं, भौं क्या होते हैं, तो याद रखेंगे शरीर का अंग होता है, ठीक है। शरीर को सुंदर बनाने वाले अलग अलग 3 चीजें दे रखी हैं, आई लाइनर, आई शैडो और लिपस्टिक। लेकिन भौं क्या है सर, शरीर का अंग है, इस कारण भौं आपका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में इसका उत्तर बता देंगे सभी साथी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है। सबसे पहले मार्कर है, हाईलाइटर है, शार्पनर है और हथौड़ा है। क्या होगा जल्दी से बता देंगे साथियों इसका उत्तर। क्या पूछा है, मार्कर, हाईलाइटर, सॉरी मार्कर, हथौड़ा, हाईलाइटर और शार्पनर। तो बताएंगे क्या होगा इसका सही उत्तर। तो सभी प्यारे दोस्तों बताएंगे कि सर हथौड़ा होगा। अब हथौड़ा होगा कैसे, इसका उत्तर भी क्या होगा। आप बोलेंगे उत्तर तो सर हथौड़ा बता दिया है, लेकिन होगा कैसे ये तो बताइए। देखो मार्कर की बात करते हैं, ये पढ़ाई के लिए यूज किया जाने वाला है। कोई टीचर आपको अगर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है तो वो मार्कर का प्रयोग करेगा। उसी प्रकार यदि आप हाईलाइटर का प्रयोग करते हैं तो पढ़ाई के लिए ही करते हैं। आपकी कोई कॉपी है उसमें आपको कुछ चीज़ों को हाईलाइट करके याद करना है तो हाईलाइटर का प्रयोग करते हैं। शार्पनर भी पढ़ाई के लिए यूज होता है। सर पढ़ाई के लिए शार्पनर कैसे यूज होता है, तो पेंसिल के माध्यम से जब लिखा जाता है पढ़ाई के दौरान तो शार्पनर का प्रयोग करते हैं। इस कारण पढ़ाई के लिए 3 चीज़ें यूज होती हैं। जबकि हथौड़ा की बात करेंगे तो ये कील ठोकने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए काम आता है, ठीक है। किसी को ठोकने के लिए कार्य आता है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में बताएंगे बेहतरीन सा एक क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है कथन निष्कर्ष यानी न्याय और निगमन से संबंधित है। प्रत्येक मंत्री एक छात्र है, प्रत्येक छात्र अनुभवहीन है। बताइए निष्कर्ष में कह रहा है प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है।
कह रहा है कुछ अनुभवहीन लोग छात्र हैं, जल्दी से बता देंगे क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसके लिए हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। कह रहा है प्रत्येक मंत्री, प्रत्येक के स्थान पर अगर मैं लिख दूं दोस्तों सभी, तो क्या बताएंगे सही उत्तर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है यार। प्रत्येक और सभी का मतलब तो एक ही होता है, प्रत्येक और सभी का मतलब एक होता है। तो अब बोलेंगे सर सभी मंत्री क्या है? छात्र हैं। तो जितने भी दोस्तों मंत्री हैं, जितने भी मंत्री हैं, सभी के सभी को छात्र के सर्कल के अंतर्गत डाल दो। सभी के सभी जो मंत्री होंगे दोस्त याद रखेंगे ये किसके अंतर्गत आएंगे? तो आप सभी साथी बोलेंगे ये जो मंत्री होंगे ये किसके अंतर्गत आएंगे? तो सर छात्र के अंतर्गत आएंगे। इसमें लिख देंगे हम लोग छात्र। ठीक है दोस्त, इसको हम छात्र लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों हमसे कहा गया है प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब सभी, सभी छात्र क्या है दोस्त? सभी छात्र अनुभवहीन हैं। सभी छात्र क्या है? यहां से लिखेंगे सर अनुभवहीन, अनुभवहीन। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। प्रश्न में अब देखो हमसे क्या कहा गया है। हमसे कहा गया है निष्कर्ष में प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है। क्या सभी के सभी मंत्री अनुभवहीन के अंतर्गत आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। अनुभवहीन का बड़ा सा सर्कल आ रहा है दोस्त, अनुभवहीन के लिए बड़ा सा सर्कल है, उसके अंतर्गत छात्र हैं और छात्र के अंतर भी मंत्री है। तो बोलेंगे सर जो अनुभवहीन है उसके अंतर्गत सभी के सभी मंत्री आ रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? पहला वाला निष्कर्ष सही है। अब कह रहे हैं कुछ अनुभवहीन लोग क्या है? छात्र हैं। क्या कुछ अनुभवहीन छात्र हैं? आप बोलेंगे सभी अनुभवहीन के अंतर्गत छात्र हैं, तो कुछ अनुभवहीन भी छात्र हो जाएंगे। बोलो अनुभवहीन के अंतर्गत जो छात्र आ रहे हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। और जब सभी छात्र अनुभवहीन है तो कुछ छात्र भी तो अनुभवहीन होंगे। बोलो बिल्कुल सही बात है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर आएगा निष्कर्ष एक और दोनों ही सहमत हैं। यानी कि बोथ कंक्लूजन आर राइट, एक और दो दोनों ही सहमत करते हैं, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में बताएंगे कथन और निष्कर्ष से संबंधित एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? जल्दी से बता देंगे। प्रश्न में दोस्तों कहा गया है कथन में रोजाना एक सेव का सेवन आपको डॉक्टर से दूर रखता है। कह रहा है रोजाना एक सेव का सेवन आपको डॉक्टर से दूर रखता है। बिल्कुल सही बात है, कथन में कहा गया है तो हो सकता है। अब निष्कर्ष को पढ़ो। निष्कर्ष में कहा यदि प्रत्येक दिन एक सेव खाया जाए तो डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है। बिल्कुल बात है, कथन में ही तो कहा है दोस्त। अगर आप रोजाना एक सेव का सेवन करते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाने से दूर रह सकते हैं। लिखा ही डॉक्टर से दूर रखता है, तो बिल्कुल सही है। तो कह रहा है प्रत्येक दिन अगर एक सेव खाएं तो डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, पहला वाला निष्कर्ष सत्य है। आगे कहा है हर मरीज, माफी चाहेंगे, कह रहा है यदि हर रोज एक नारंगी खाया जाए तो बीमार हो सकते हैं। भाई नारंगी के बारे में कथन में बात ही नहीं की है, और जब जिस व्यक्ति के बारे में, जिस शब्द के बारे में बात नहीं होती है वो हमेशा गलत होता है। तो क्या बोलेंगे दोस्त? पहला वाला निष्कर्ष सहमत है। ओनली वन कंक्लूजन आर राइट, पहला निष्कर्ष ही सहमत करता है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में बताएंगे सादृश्यता का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। प्रश्न में दोस्तों कहा है जिस प्रकार सद्गुण दया से संबंधित है उसी प्रकार अवगुण किससे संबंधित होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहां पर लिखेंगे सद्गुण। ठीक है, आप लोग जल्दी से इसका उत्तर बता देंगे। कह रहा है दोस्त जो सद्गुण है वो किससे संबंधित है? तो सर दया से संबंधित है। ये सादृश्यता ही है दोस्त। और अब बताना है अवगुण के बारे में। किसके बारे में दोस्त? अवगुण के बारे में बताना है। अवगुण किससे संबंध रखेगा ये बताना है। ये अल्टरनेट सादृश्यता पूछी है आप लोगों से, अल्टरनेट सादृश्यता, इस बात को याद रखेंगे। देखो सद्गुण का अपोजिट होता है अवगुण, और दया का जो अपोजिट होता है मित्र वो होता है क्रूरता। क्या होता है? क्रूरता। इस बात को याद रखेंगे। चाहे ऐसा बना सकते हैं सद्गुणी व्यक्ति हमेशा दयावान होता है, अवगुणी व्यक्ति हमेशा क्रूर होता है। इस बात को याद रखेंगे। चाहो तो आप सीधा संबंध बना सकते हो, लेकिन बेहतरीन होगा कि आप इसका अल्टरनेट संबंध बनाएं। सद्गुण का जो अपोजिट होगा दोस्त, सद्गुण का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? अवगुण होगा। और दया का जो अपोजिट बनेगा वो क्रूरता बनेगा। दया का शोक बिल्कुल नहीं बनेगा, करुणा भी नहीं बनेगा, और ना ही भावना बनेगा। विकल्प नंबर बी क्रूरता बनेगा। इस बात को याद रखेंगे। बेहतरीन तरीके से अगले प्रश्न में आ जाएंगे। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? जल्दी से बता देंगे। सभी मित्र बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। प्रश्न में दोस्तों हमसे कहा गया उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखो लिखा गया है चिकित्सक अगर रोगी से संबंधित है तो शिक्षक किससे संबंधित होगा। क्या बोला है? चिकित्सक सर अगर रोगी से संबंधित है तो शिक्षक किससे संबंधित होगा? जल्दी से बता देंगे। देखो कैसे बात करते हैं, डॉक्टर की बात करते हैं। डॉक्टर का मतलब ही होता है दोस्तों चिकित्सक। ठीक है, डॉक्टर कह रहा है अगर रोगी को ठीक करता है तो शिक्षक किसको ठीक करता है? जल्दी से बताएंगे। या फिर ऐसे बोल सकते हैं सर चिकित्सक यानी डॉक्टर का कार्य है मरीज को देखना, तो शिक्षक का कार्य क्या है दोस्तों? विद्यार्थी को पढ़ाना। क्या बोलेंगे सर? विद्यार्थी को पढ़ाना ही तो शिक्षक का कार्य है। अगर डॉक्टर का जो कार्य है दोस्त वो आपका मरीज को ठीक करना है तो शिक्षक का कार्य विद्यार्थी को ठीक करना है। या फिर बोल दो कि सर जो डॉक्टर है वो मरीज को ठीक करता है तो शिक्षक किसको ठीक करेगा? विद्यार्थी को ठीक। अगले प्रश्न में आ जाओ। विकल्प नंबर बी सही है। अगला प्रश्न बोला है समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुने।
समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प। कहने का मतलब है ये समीकरण सॉल्व करना है और इसमें आप लोग प्रयोग करेंगे दोस्तों बोर्ड मास का। बोर्ड मास का इस बात को याद रखेंगे, बोर्ड मास के माध्यम से इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले ब्रैकेट आता है। तो देखो ये ब्रैकेट दे रखा है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखो लिखो आप लोग 60 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, क्या हो जाएगा सर, यहाँ से काटेंगे 4 आएगा, 2 चौके 8, 16 में से दोस्त चला जाएगा 4, ब्रैकेट बंद कर देंगे, डिवाइड बाई 3 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, आगे देखेंगे तो 60 यहाँ पर कर लो, 60 डिवाइड बाई 5, ठीक है, मल्टीप्लाई में कर लो, 16 में से 4 जाएगा 12 और माइनस में है 3। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब फिर से डिवाइड सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 आ जाएगा, बोलेंगे सर सभी बोलेंगे 12 पंचे सर 60 आ जाएगा, 12 पंचे 60 आ जाएगा और गुणा में होगा 12, गुणा में होगा 12 और आगे कह रहा है -3, 12 12 144, 144 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 141, 141 बचेगा सर, क्या बचेगा 141। अरे कुछ तो गड़बड़ हो गई दया, जल्दी से देखो क्या गड़बड़ हुई है इसमें, जल्दी से बताओ हमने क्या गड़बड़ की है दोस्त। देखते हैं, 2 चौके 8 कटेगा, ठीक है, 2 चौके 8 कटेगा, 16 में से 4 जाएगा तो बचेगा 12, बाहर आएगा 12 तो गुणा में रहेगा 5, बाहर गुणा में रहेगा 5। ओहो हो गड़बड़ कर दी, यहाँ पर माइनस था यार, माइनस था, इसको एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। माइनस हमने काहे लगा दिया, यहाँ पर तो डिवाइड था भैया, यहाँ पर तो डिवाइड था, इसको देखो यहाँ पर 60 डिवाइड बाई 5, 60 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 12, ये 16 में से 12 जाएगा। अब इसको करेंगे डिवाइड बाई 3, अब इसका डिवाइड यहाँ पे कटेगा, गौर से समझना है आप लोगों को दोस्त, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को समझना होगा। कह रहा है दोस्त डिवाइड यहाँ पर इसका कटेगा तो 12 और इसका डिवाइड कटेगा तो 4, 12 चौके 48 दोस्त, 12 चौके 48 आप सभी का सही उत्तर होगा, वहां पर गड़बड़ हो गई थी, विकल्प नंबर 1 सही है, विकल्प नंबर ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है, 12 चौके 48 सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ, इस प्रश्न का उत्तर बता देंगे सभी साथी, क्या होगा इस श्रृंखला का बेहतरीन सा जवाब। शानदार क्वेश्चन है, आप सभी को इसका उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा है दी गई अक्षर श्रृंखला में, माफी चाहेंगे, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, बताएंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर प्यारे दोस्तों क्या आएगा, जल्दी से सभी दोस्त बता देंगे, क्वेश्चन मार्क जो होगा उसके स्थान पर क्या आ जाएगा। देखो मित्रों, अगर इसकी बात करते हैं तो बेहतरीन लॉजिक है, आप सभी को इसको समझना होगा दोस्त, सभी को समझना होगा। यहां पर हम करेंगे जीरो के लिए क्या करेंगे, जीरो के लिए बोलेंगे सर 1 का स्क्वायर माइनस 1, दोस्त जीरो के लिए बोलेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 के लिए बोलेंगे दोस्त 2 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, 2 के लिए 2 का स्क्वायर माइनस 2, 6 के लिए बोलेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, और 4 के लिए जो होगा उसको बोला जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, जितने का स्क्वायर हो रहा है उतना ही माइनस हो रहा है। इसके बाद 20 को क्या बोला जाएगा, आप बोलेंगे सर 5 का स्क्वायर बोला जाएगा और माइनस में 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर माइनस में 5। इसके बाद देखो यहाँ पर 30 है, 30 में क्या लिख दें, अगली संख्या 5 के बाद 6 आती, 6 का स्क्वायर माइनस 6, 30 हो जाएगा। और 42 में बोलेंगे सर, 42 में बोलेंगे तो 7 का स्क्वायर माइनस 7, 7 7 49 में से 7 चला जाएगा तो 49 बचेगा। तो वो संख्याएं निरंतर चल रही हैं, एक के बाद दोस्त 2 आया है, 2 के बाद 3 आया है, 3 के बाद देखो 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद कौन आएगा 8। तो सर 8 का स्क्वायर करेंगे और माइनस में 8 करेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है दोस्तों 64, 64 में से 8 जाएगा तो विकल्प नंबर आपका कौन सा आएगा, 64 माइनस 8, 8 बोलेंगे सर 14 में से 8 जाएगा 6, तो बोलेंगे 5 6 56 आएगा। दोस्तों कौन सा विकल्प है 56, विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी दोस्तों 56 आप सभी का सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। लॉजिक बेहतरीन सा है, सीरीज में पहले करना है, 0 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, 6 है 3 का स्क्वायर माइनस 3, 12 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, 20 है तो 5 का स्क्वायर माइनस 5 और 30 है 6 का स्क्वायर माइनस 6 और 42 है तो 7 का स्क्वायर माइनस 7। तो अगला पद जो बनेगा दोस्तों याद रखेंगे 8 का स्क्वायर माइनस 8 बराबर 56, विकल्प नंबर सी। अगले प्रश्न में सभी दोस्त आएंगे, इसका उत्तर बताएंगे। बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने दे रखा है और प्रश्न में हमसे कहा है पक्षी, मछली और मुर्गा, माफी चाहेंगे मुर्गी है, पक्षी, मछली और मुर्गी, उस वेन आरेख का चयन करें, नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच में सही सबसे बेहतरीन तरीके से संबंध की व्याख्या करता है। देखो सबसे पहले देखना होगा आप सभी को शब्दों के बारे में, तो शब्द कौन कौन से लिखे हैं यहाँ पर देखो, पक्षी, मछली और मुर्गा, तो बता देंगे क्या आ सकता है इसका सही उत्तर। आप बोलेंगे सबसे पहले हम आकृति बनाएंगे पहले वाले के लिए, पहला वाला क्या लिखा है दोस्तों, पक्षी लिखा है, तो बताओ क्या पक्षी के अंतर्गत मछली आती है, बिल्कुल नहीं आती है, अलग कर दो, मछली की लड़ाई करवा दो जल्दी से। क्या दोस्तों पक्षी के अंतर्गत मुर्गी आती है, हाँ सर बिल्कुल आती है, तो ये हो जाएगी हैन फॉर मुर्गी, ठीक है, पक्षी के अंतर्गत हैन हो जाएगी और मछली अलग है, इस बात को याद रखेंगे। ऐसा विकल्प विकल्प नंबर 1 में है, ऐसा विकल्प साथी विकल्प नंबर 1 में है, यही इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका सही उत्तर बता देंगे सभी साथी। मेरे एक भाई ने कहा था कि दोस्त
कि सर हमें पासा नहीं आ रहा है, तो पासा आप लोग इसमें अच्छे से समझेंगे। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पासा समझना होगा। पासे में कहा एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। ए अक्षर वाले फलक के विपरीत में क्या होगा? दोस्त हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, यदि आपको याद है अभी तक, तो हमने एक ट्रिक बताई थी। जो अक्षर जैसे ए के साथ पूछा है, तो ए के साथ वाला कभी भी इसका अपोजिट नहीं होता है। साथ वाला अपोजिट नहीं होता है। इस बात को याद रखेंगे, अपोजिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, अगर आपको अच्छे से याद हो। 2 फलक ना तो एक साथ छिप सकते हैं और ना ही दोस्तों 2 फलक एक साथ दिख सकते हैं। तो बताओ क्या ए के साथ जो आएगा वो एक साथ दिखेगा अपोजिट? अपोजिट तो पूछा है, कह रहा है ए के विपरीत वाला फलक। तो ना तो 2 फलक एक साथ छिपेंगी और जब ना ही दिखेंगी तो ए के साथ दिखने वाले सारे के सारे नंबर इसके अपोजिट नहीं होंगे। क्या बी दिख रहा है? अपोजिट नहीं होगा, काट दो। क्या दोस्त एफ दिख रहा है? अपोजिट नहीं होगा, काट दो। क्या दोस्त डी दिख रहा है? अपोजिट नहीं होगा, काट दो विकल्प को भी। क्या दोस्त विकल्प में ई दिख रहा है? ई बिल्कुल दिख रहा है सर, ये भी अपोजिट नहीं होगा, इसको भी काट दो। तो बता दो क्या है एक विकल्प? एक विकल्प वो कौन सा है जो ए का अपोजिट बतेगा? दोस्त एक ही विकल्प तो आया है, बताओ एक ही विकल्प आया है। ये होती है इसकी शॉर्ट ट्रिक। क्या होती है? ये होती है दोस्त इसकी शॉर्ट ट्रिक। अगर आप इसका बेसिक करना चाहते हो, अगर दोस्त आप इसका बेसिक करना चाहते हो, तो मैं इसकी एक ट्रिक बता देता हूं। शॉर्ट ट्रिक से आपका सही उत्तर सी है। अब आप ऐसे नंबरों को ढूंढो दोस्तों, आप अब ऐसे नंबरों को ढूंढो जिसमें 2 फलक एक जैसी दिख रही हो। यहां पर देखो 2 फलक एक जैसी कौन सी है? यहां पर एफ और ए है, यहां पर भी एफ और ए है। ये हो गया बी का अपोजिट डी। क्या हो जाएगा? बी का अपोजिट हो गया डी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। लेकिन सर बी का अपोजिट तो पूछा ही नहीं था, पूछा है ए का अपोजिट। तो पहले और दूसरे को छोड़ दो, इसको छोड़ के इस वाले को पकड़ो। इस वाले को पकड़ेंगे तो कौन कौन सी अपोजिट है? ए और बी अपोजिट है। ए और बी अपोजिट है, तो दोस्त अगर बी का अपोजिट हम पीछे डी निकाल चुके थे और एफ का अपोजिट ई आ चुका है, तो अब बताओ एक संख्या कौन सी है जो बची है? सर एक संख्या बची है सी, जो नहीं आई है वो इसकी अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। सी ही आपका सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे बेहतरीन तरीके से। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका उत्तर बता देंगे सभी साथी। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? क्वेश्चन में पूछा गया दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। जब तक आप इसका उत्तर बताएंगे तब तक हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। ट्रिक ये है दोस्तों, जब भी एक त्रिभुज हो, एक शीर्ष से एक आधार पर लंबवत काट रहा हो, तो उसमें आपको नंबर देने हैं 1 और 2। दोनों नंबर दे करके आप जोड़ देंगे तो सर आएगा 3। कैसे आता है नए विद्यार्थी समझ लेंगे। ये होता है पहला, ये होता है दूसरा, और दोनों से मिलकर के बनता है तीसरा। ठीक है दोस्त, ऐसे ही आता है जब बड़ी बड़ी आकृतियां आ जाती हैं, इसलिए इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी आकृति क्या आपको यहां पर दिखाई दे रही है? बोलेंगे सभी दोस्त क्या सर ये आकृति आप लोगों को दिखाई दे रही है? थोड़ी बन नहीं पाई है, देखो यहां पर क्या दोस्त ये वाली आकृति आप लोगों को ऐसी ही दिखाई दे रही है। एक शीर्ष है और एक आधार है, तो क्या बोलेंगे सर नंबर देंगे 1 और 2। तो इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या आएगी वो 3 आएगी, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद अलग अलग गिनना शुरू कर दो। अलग अलग गिनना शुरू करोगे तो देखो एक ये छोटू सा ट्राइंगल दे रखा है, एक ये छोटू सा ट्राइंगल दे रखा है, इसको नंबर दे दो 4। ठीक है, 4 नंबर का। इसके बाद देखो एक ये बना, एक दोस्त ये बना है, तो इसको नंबर देंगे 5 वाला। ठीक है, ये 5 वाला नंबर हो जाएगा। साथ ही इसके बाद आगे चेक करेंगे, आगे चेक करेंगे तो क्या ये सबसे बड़ा वाला लंबा सा बन रहा है? वहां से यहां तक जाने पर क्या ये बन रहा है? तो इसको नंबर दे देंगे 6। ठीक है, 3 बन चुके थे हमारे वहां, 4 5 6, 6 त्रिभुज बन चुके हैं। इसके अतिरिक्त आगे चेक करो। आगे चेक करने मित्र अगर जाओगे आप लोग, अगर आगे चेक करने जाओगे तो देखो एक तो ये मिल गया, एक तो साथी ये मिल गया। इसको नंबर क्या दे दें? इसको हम यहीं से बोल देंगे सर ये 7वें नंबर का है। इसके बाद फिर से कलर चेंज करो, फिर से कलर चेंज करो, ग्रीन कलर पकड़ो, तो क्या बोलेंगे सर एक और त्रिभुज मिला है। सर ये एक और त्रिभुज मिला है, इसको अभी तक कहीं नहीं काउंट किया था, ये हो जाएगा 8 नंबर का। कितने नंबर का? 8 नंबर का। इसके अतिरिक्त साथियों क्या और कहीं त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। कहां पर? इस कॉर्नर से इनको पकड़ लो, इनको पकड़ लो दोस्त, इन वाले को, इन वाले भैया को पकड़ लो, तो बोलेंगे सर ये 9वें नंबर का त्रिभुज है। कौन से नंबर का? 9वें नंबर का त्रिभुज आ चुका है। इसके अतिरिक्त क्या और कहीं त्रिभुज हैं? बिल्कुल होने चाहिए मित्र, बिल्कुल होने चाहिए। और भी त्रिभुज कहां पर हैं? और त्रिभुज एक बार फिर से मिटा के बना दे, बोलो जल्दी से बताओ। क्या एक बार फिर से मिटा के बना दे? क्या 9 ही त्रिभुज इसमें स्थित हैं? बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। एक त्रिभुज अभी हमने ये वाला छोड़ दिया भैया, ये वाला गौर से देखो, इसको अभी कहीं नहीं काउंट किया है। ये वाला त्रिभुज अभी तक हमने काउंट नहीं किया है, इस बात को याद रखेंगे दोस्त। ये काउंट नहीं किया तो ये वाला 10वें नंबर का हो जाएगा। आप पीछे जाके देख सकते हो, इसको हमने काउंट नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद एक त्रिभुज और होना चाहिए दोस्त, एक त्रिभुज और होना चाहिए बेहतरीन तरीके से। कौन सा होगा वो त्रिभुज? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता देंगे सभी साथी। एक और त्रिभुज आना चाहिए दोस्त, एक और त्रिभुज कहां पर है? जल्दी से एक बार से इसका उत्तर बताएंगे।
बताएंगे सभी साथी कौन सा हो जाएगा एक और त्रिभुज। तो देखो एक त्रिभुज की बात करते हैं तो सर अभी ये वाला काउंट नहीं किया है, यहाँ कलर से देखेंगे आप लोग, ये वाला भी काउंट नहीं किया गया है। इस त्रिभुज को अभी तक अगर काउंट नहीं किया है तो ये हो जाएगा 11वें नंबर का। देखो आप चाहो तो हम इसको फिर से गिनवा सकते हैं, क्लास लंबी हो जाएगी दोस्त। इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो 11 है और विकल्प नंबर डी आप सभी का सही उत्तर है। देखो एक बार फिर से जल्दी से काउंट करवा देते हैं। 3 तो दोस्त हम लोगों को यहाँ पर मिल गए थे, 3 इस आकृति से, एक छोटू वाला 4, एक पांचवा कहाँ पर मिलेगा, पांचवा आप लोगों को मिलेगा ये वाला, ठीक है, ये वाला पांचवा ये था, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, क्या मैंने दोबारा से कोई काउंट करवा दिया, देखो 3 4 और 5, 5 के बाद एक, देखो ये 5 के बाद एक ये हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे सर, ये हो जाएगा 6वें नंबर का, ये 6वें नंबर का हो जाएगा। तो इसके बाद एक और देखेंगे, एक और देखेंगे, ये वाला होगा 7वें नंबर का, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, ये वाला जो त्रिभुज होगा ये कौन से नंबर का होगा, ये सर 7वें नंबर का होगा। इसके बाद देखो 8वें नंबर का कहाँ पर है, 8वें नंबर का देखने जाएंगे तो ये वाला बड़ा सा त्रिभुज मिल रहा है, ये हो जाएगा हम लोगों का 8वें नंबर का। इसके बाद इसके अपोजिट भी 9वें नंबर का मिल जाएगा, इसके अपोजिट कौन सा मिल जाएगा, ये दोस्त 9वें नंबर का मिल जाएगा। 9वें नंबर के बाद, 9वें नंबर के बाद जब त्रिभुज गिने जाएंगे तो एक ये त्रिभुज मिलेगा 10वें नंबर का, ठीक है। ये त्रिभुज कितने नंबर का है, 10वें नंबर का। एक और फिर से गायब हो गया, एक फिर से गायब हो गया दोस्त, कहाँ पर गया, एक बोलेंगे एक और होना चाहिए दोस्त, एक और होना चाहिए, जल्दी से बताएंगे एक और त्रिभुज कहाँ पर गया। आप बोलेंगे सर एक ये वाला छोड़ दिया है, देखो ये वाला, ये बड़ा सा, ये वाला भी तो छोड़ा है दोस्त। 11 ही त्रिभुज हैं, इस बात को याद रखेंगे, मैंने 2 बार काउंट करवा दिए हैं। एक बार फिर से इसको लगा लो, विकल्प नंबर 4। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका उत्तर बता देंगे सभी साथी, बताएंगे इस प्रश्न का सही सा जवाब क्या रहने वाला है। प्रश्न में देखो कहा गया है, उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में आगे आएगी। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, सीरीज का है और आकृतियों से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्या बोलेंगे सर, इसका सही उत्तर क्या आना चाहिए। सही उत्तर की बात करेंगे तो आप लोगों को देखना है, इस आकृति का जो पहले की मुख खुला है वो ऊपर की ओर खुला है, उसके बाद राइट की ओर, यानी कि पहले उत्तर था, अब दोस्त हो गया पूर्व में, उसके बाद दोस्त दक्षिण की ओर खुला है। दक्षिण के बाद जब जाएगा तो दोस्त इस आकृति का जो मुख होगा वो पश्चिम की ओर खुला होना चाहिए। तो देखो ये विकल्प नंबर 3 और विकल्प नंबर 4 तो गलत हो गए, विकल्प नंबर 3 और विकल्प नंबर 4 क्या हो गए, गलत हो गए। इसके बाद देखो, इसके बाद आप लोग देखेंगे ये जो डार्क एरिया है, ये जो डार्क एरिया है ये कहाँ पर है, पश्चिम की ओर है। फिर दोस्त डार्क एरिया उत्तर की ओर, अब की बार पूर्व की ओर, तो अगला वाला जो डार्क एरिया होगा दक्षिण की ओर होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए दोस्त, दक्षिण की ओर डार्क एरिया होना चाहिए, ये वाला दक्षिण की ओर अगर डार्क एरिया होगा तो देखो इसमें तो पूर्व की ओर गलत है, ये वाला सही हो जाएगा। आपका सही उत्तर मित्र बन जाएगा विकल्प नंबर 1, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा बता देंगे सभी साथी। कह रहा है प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति है। MN नाम का एक दर्पण दे रखा है दोस्त, इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का सही दर्पण प्रतिबिंब, तो बोलेंगे सर जल्दी से बताएंगे आप लोग इसका उत्तर क्या रहने वाला है। देखो अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा तो 5 कुछ इस तरह से बनेगा, बोलेंगे 5 टा टमाटर जैसा बनना चाहिए। कैसा, टा टमाटर जैसा। देखो ये तो उल्टा बना है और सारे के सारे टा टमाटर जैसे ही बने हैं। आगे देखेंगे सर जी कैसा बनना चाहिए, अगर सीधा बना है तो उसको उल्टा बना दो। कैसे बोलेंगे सर, अगर सीधा बना है तो इसको उल्टा बना दो, ऐसे इस तरह से बना दो। देखो इसमें तो जी सीधा ही आ गया विकल्प नंबर 3 में, इस कारण इसे काट दो, इसके बाद अगला नंबर क्या है 7, तो 7 अगर सीधा है तो ये उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। लेकिन विकल्प नंबर 4 में सीधा 7 बना है तो गलत हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा, विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर 2 मित्र आप सभी का सही उत्तर है। इस आकृति का जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो विकल्प नंबर 2 के अनुसार बनेगा। अगले प्रश्न में आएंगे, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, ये भी आप लोगों से पूछा जाता है, डीआई का क्वेश्चन। मैंने कहा इसको शामिल कर लिया जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों से 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे और बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, इसको याद रखेंगे। प्रश्न में दोस्त आप इसकी क्वालिटी बढ़ा लेंगे, अगर आपको नंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं 360 पर जरूर देखिएगा, इसके छोटे छोटे जो नंबर हैं ये आप लोगों को दिखाई देंगे, ठीक है। जल्दी से 360 कर लीजिए। देखो दोस्तों अगर इसकी बात करते हैं तो कह रहा है बार आरेख वर्ष 2017 के लिए 6 देशों की जीडीपी को बिलियन अमेरिकी डॉलर में दिखाता है, जो एक मुक्त व्यापार ब्लॉक बनाने के लिए एकजुट है। किस देश की जीडीपी इन 6 देशों की कुल जीडीपी का 1/5वां भाग है। जल्दी से बताएंगे ऐसा कौन सा देश है। 6 देश दिए गए हैं ABCDEF, ठीक है, इनमें से बताना है ऐसा कौन सा देश है जिसकी कुल जीडीपी जो है वो सभी देशों की जीडीपी को मिलाकर के 1/5 हिस्सा है। तो क्या हम इसमें सभी जीडीपी को जोड़ दें, तो आप बोलेंगे बिल्कुल। ये दोस्त लिखा है 125, क्या लिखा है 125, ये लिखा गया है 100, ठीक है, ये लिखा गया है 100। विकल्प नंबर सी यानी कि देश नंबर सी की जो जीडीपी है वो दोस्तों 150 है, कितनी है तो 150 लिख देंगे।
इसके बाद कितनी है 200 है, 200 लिख देंगे। इसके बाद कितनी है फिर से 100 आई है, तो इसको फिर से 100 लिख देंगे, ठीक है। और ये आई है 75, तो दोस्त इसको लिख देंगे हम लोग 75। सभी देशों की जीडीपी जोड़ लेंगे और इसका 1/5 निकालेंगे। सभी देशों की जोड़ेंगे तो नीचे 5 5 10 की 0 हासिल आएगी 1 5 3 8 5 3 8 8 7 15 की 5 हासिल आएगी 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 2 6 6 के बाद 1 7। तो दोस्तों कितना आएगा 750 आप सभी का आएगा। और इसका 1/5वां भाग निकालना है। कह रहा है कौन सा देश है जिसका 1/5वां भाग है, तो बता देंगे 1/5 निकाल के। 1/5 निकाल के 5 से काटेंगे 15 से 15 पना 75, ठीक है, ये हो जाएगा 150। तो दोस्तों बता दो ऐसा कौन सा देश है जिसकी जीडीपी 150 है, बताओ ऐसा कौन सा देश है जीडीपी जिसकी 150 है। तो बोलेंगे जो देश आएगा सर वो विकल्प नंबर सी, यानी कि सॉरी माफी चाहेंगे विकल्प नंबर डी में है। विकल्प नंबर डी है सी नाम का देश। कौन से नाम का, सभी प्यारे दोस्तों बताएंगे सी नाम का जो देश है वो विकल्प नंबर डी में दे रखा है। सी नाम के देश की जो जीडीपी होगी दोस्त 150 है और वो सभी देशों की जीडीपी कितनी है 1/5 भाग है, इस बात को याद रखेंगे। सभी देशों की 750 के 1/5 निकालेंगे तो आएगा 150 जो कि सी देश की जीडीपी है। यही इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी। अगले प्रश्न में आएंगे, इसको बता देंगे। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आंखों का टेस्ट है, जल्दी से बताएंगे क्या आपकी आंखें सही हैं, बताएंगे सभी दोस्त। कह रहा है उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से भिन्न है। डिफरेंस आकृति ज्ञात करनी है, कौन सी होगी ऐसी डिफरेंस आकृति जो इसमें पूछी जाती है। देखो अगर दोस्त बात करते हैं आपको सभी के सभी लेटर देखने हैं, कौन कौन से लेटर किस किस में मिल रहे हैं। अगर जो लेटर नहीं मिल रहे हैं, कोई कुछ लेटर गायब होंगे इनमें, तो वही आपका सही उत्तर बन सकता है। जल्दी से बता देंगे, जल्दी से बता देंगे। INW JZHM QTO WMQ NHJ OZT HQZ NOW IMT, इसके बाद MTI QZO और यहाँ पर WNH। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। आप बोलेंगे एक बात हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो विषम होगा वो देखो इसमें तो जे आया है दोस्त, विकल्प नंबर बी में क्या आया है जे। लेकिन जब ए सी और डी को देखते हैं आप लोग कहीं भी जे नहीं आया है। इस कारण जो भिन्न आकृति हो जाएगी, बाकियों से अलग आकृति हो जाएगी, वो दोस्त आपकी विकल्प नंबर बी हो जाएगी। इस बात को याद रखेंगे। ये बी कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है, इसको बात को याद रखेंगे। ये कुछ नहीं दे रखा, आपका जो सही उत्तर बनेगा वो विकल्प नंबर बी बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाएंगे, बेहतरीन सा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या बताएंगे। कह रहा है 5 लड़के हैं JKPRT एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चलो एक मेज बनाते हैं, 5 लड़के बैठे हैं, तो 5 लड़के पहला इस तरह से बैठाएंगे, उसके बाद 5 अलग बैठा देंगे, ठीक है। पहला व्यक्ति रख देते हैं। कह रहा है जरूरी नहीं, वो आवश्यक नहीं है इसी क्रम में हो। के बाएं तीसरा आ रहा है, जो के नाम का लड़का है उसके बाएं तीसरे। तो मैं सबसे पहले दोस्तों के नाम के लड़के को बनाऊंगा, किसको, के नाम के लड़के को, और के नाम के लड़के के बाएं तीसरे। बाएं दिशा कौन सी होगी, आप बोलेंगे सर बाएं दिशा ये होगी और दाएं दिशा ये होगी। पूछा है बाएं तीसरा, तो पहला दूसरा और तीसरा। बाएं तीसरा कौन है दोस्त, बाएं तीसरा बैठा है आपका आर, इस बात को याद रखेंगे। आगे पढ़ो, आगे लिखा है पी तथा जी निकट पड़ोसी हैं। पी तथा जी क्या है, निकट पड़ोसी। तो कितने बैठ गए, 4 बैठ गए, एक यहाँ पर बैठ जाएगा। पी तथा जी निकट पड़ोसी है, तो बताओ पी जी यहाँ पर, एक तो पी यहाँ पर हो सकता है, जी यहाँ पर हो सकता है, पी यहाँ पर हो सकता है, जी यहाँ पर हो सकता है। आगे कहा है के पड़ोसी हैं, पी और जी निकट पड़ोसी हैं के। मैंने पूरी बात नहीं पढ़ी थी, तो पी जी यहाँ पर नहीं होंगे, यहाँ पर नहीं होंगे, ये हो जाएगा पी और जी इस तरह से और पी और जी इस तरह से, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। एक शख्स कोई बच रहा है, एक शख्स कौन सा है, तो बोलेंगे टी। सर टी का स्थान हमें पता चल गया। कह रहा है दोस्त पी के दाएं दूसरा कौन सा है, पी के दाएं दूसरा, किसके दाएं दूसरा पूछा है। लेकिन एक बात कही है, पी जो है वो ठीक बाएं है टी के, ठीक बाएं टी के अगर पी बैठा है तो दोस्त एक मिनट इसको एक बार मिटा देते हैं दोस्त। मेरी कंडीशन टी की यहाँ पर आ चुकी थी। कह रहा था पी के दाएं दूसरा, एक मिनट, ये तो क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है पी तथा जी निकट पड़ोसी है के। पी के ठीक बाएं टी बैठा है। पी के ठीक बाएं कौन बैठा है, टी बैठा है। पी के ठीक बाएं, अगर पी को यहाँ पर रख देता हूँ, इसका बायां ये हो जाएगा, टी बैठ जाएगा और जी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये सेटिंग अरेंजमेंट अच्छे तरह से बन चुकी है। प्रश्न में पूछा है पी के दाएं दूसरा कौन बैठा है, दाएं दूसरा कौन बैठा है बताओ। पी के, पी कहाँ पर है दोस्त, आप बोलेंगे सर पी ये रहा, पी के दाएं दूसरा, तो पहला दाएं ये हो जाएगा, दूसरा दाएं जी हो जाएगा। तो क्या आएगा सही उत्तर, पी के दाएं दूसरा जो बोलेंगे सर विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 आपका सही उत्तर है जी, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न में बताएंगे इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है। कैलेंडर का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 30 जुलाई 2015 को बृहस्पतिवार था तो 3 सितंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। शानदार क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। इसकी एक बात याद रखनी है दोस्त, अगर किसी वर्ष 1 जनवरी को, ये याद रखना है, किसी वर्ष 1 जनवरी को
अगर क्या है आप लोगों का, मान लीजिए कोई वर्ष है जिसको दे देते हैं हम, नाम दे देते हैं 2013, ठीक है, 2013 नाम दे देते हैं। इस वर्ष 1 जनवरी को अगर शुक्रवार था, ठीक है, 1 जनवरी को अगर शुक्रवार था, तो अगले वर्ष अगर वो लीप वर्ष नहीं है तो 1 जनवरी को एक दिन बढ़ जाएगा। दोस्त अगर वो एक लीप वर्ष नहीं है तो अगले वर्ष 2014 में 1 जनवरी को कौन सा दिन हो जाएगा, तो याद रखेंगे शुक्रवार के बाद शनिवार। ये एक ट्रिक होती है, इसको याद रखेंगे, क्योंकि 365 दिन में जब 7 से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर आता है एक, इसी रिमाइंडर को इसमें जोड़ा जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इसी तरह के लॉजिक का हम इस प्रश्न में प्रयोग करेंगे। प्रश्न में हमसे कहा गया है 30 जुलाई 2015, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 30 जुलाई, क्या लिखेंगे सर, 30 जुलाई लिखेंगे और 2015 लिखेंगे। बताओ क्या लिखेंगे सर, 30 जुलाई 2015 कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार। इसको हम गुरुवार भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम गुरुवार भी लिख सकते हैं। तो 30 जुलाई 2015 को अगर बृहस्पतिवार है तो अगले वर्ष 30 जुलाई को कौन सा दिन होगा, हमें ये बता दो। आप लोग जल्दी से बता देंगे। अगर अगले वर्ष की बात करते हैं 2016 की 30 जुलाई को कौन सा दिन होगा, तो आप बोलेंगे सर क्या हो जाएगा, क्या शुक्रवार होगा, जल्दी से बताओ क्या शुक्रवार होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा शुक्रवार। आप बोलेंगे सर अभी बताया था एक जुड़ता है, हम बताते हैं जब लीप वर्ष नहीं होता तब एक जुड़ता है, लेकिन 2016 तो सर एक लीप वर्ष है और इसका जो फरवरी रहा होगा वो 29 का रहा होगा 28 के स्थान पर, तो एक विषम दिन ये जुड़ जाएगा। तो इसमें गुरुवार में क्या जोड़ेंगे सर, प्लस में 2 जोड़ेंगे और प्लस में 2 जोड़ने के कारण यहाँ पर क्या आएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का शनिवार। तो दोस्त हमारी एक डेट पता चल चुकी है, 30 जुलाई 2016 को अगर शनिवार है तो बता दो अब 3 सितंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। शनिवार नहीं होगा इसका, देखो ये क्योंकि अभी हम 30 जुलाई तक गए हैं, अब बताना है क्या सितंबर। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद क्या लिखेंगे सितंबर। जुलाई में दिन बचा है 1, अगस्त में होते हैं कितने 30 दिन, 7 से भाग लगा के छोटा कर लेंगे, 30 नहीं होते 31 होते हैं, जुलाई अगस्त में 31 दिन होते हैं। तो अगर अगस्त में अगर 31 है 7 से भाग लगाएंगे तो हमारा 3 रिमाइंडर यहाँ पर आएगा और 3 सितंबर तक जाना है। 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, तो दोस्तों 3 सितंबर को सेम डे आ जाएगा, 3 सितंबर को सेम डे आ जाएगा। जो डे 30 जुलाई 2016 को होगा वही 3 सितंबर 2016 को होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो 30 जुलाई 2016 को शनिवार होगा। क्या होगा दोस्त, 30 जुलाई 2016 को शनिवार होगा। विकल्प नंबर 4 अब सही उत्तर है। पहले सही उत्तर नहीं था, पहले हमने यहीं तक किया था, पहले सही नहीं था, अब दोस्तों सही उत्तर है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 है। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्लॉक से संबंधित। इस प्रश्न में कहा गया है एक घड़ी अभी 10:10 समय बता रही है। यदि घड़ी 30 मिनट धीमी गति से चल रही है तो 7200 सेकंड बाद घड़ी में समय क्या होगा। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, केवल आप लोगों को ये प्रश्न कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया है। हम बताएंगे कैसे इसको कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया है। उसमें कहा है घड़ी 30 मिनट धीमी गति से चल रही है और समय क्या पूछा है, 7200 सेकंड बाद समय क्या होगा। क्या दोस्तों इसमें कहीं पर लिखा है कि 7200 सेकंड बाद सही समय क्या होगा। ये केवल आप लोगों को भ्रम करने के लिए दिया गया है। 30 मिनट धीमी गति से, अरे चल रही है 30 मिनट धीमी गति से, चलने दो, हमें तो उसी घड़ी का 7200 समय बाद सेकंड बताना, 7200 सेकंड बाद समय बताना है। तो बता सकते हैं कि आप लोग जल्दी से बता देंगे। तो यदि हम बात करते हैं 7200 सेकंड की, सबसे पहले याद रखेंगे आप लोगों को 7200 सेकंड को, 1 मिनट 7000 का ही लिख दिया, 7200 सेकंड को आप लोगों को कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट में। तो हम बात करते हैं अगर 60 सेकंड की, किसकी बात करते हैं, या फिर ऐसे बात करते हैं 1 मिनट की। तो 1 मिनट में दोस्तों कितने सेकंड होते हैं, आप बोलेंगे 60 सेकंड होते हैं, ठीक है 60 सेकंड होते हैं। और बात करते हैं अगर 1 घंटे की, अगर बात करते हैं 1 घंटे की, तो बोलेंगे सर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 7 मिनट होते हैं। कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो अब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, अगर ये सेकंड है तो सेकंड को क्या बनाना है, हमें घंटा बना लेना है। क्यों घंटा बना लेना, ताकि यहाँ पर देखो ये लिखा क्या गया है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है 10:10 और समय 11 AM 11 PM 12 AM 12 PM इस तरह से दिए गए हैं। तो बताएंगे सभी साथी क्या होगा इसका सही जवाब। देखो सबसे पहले अगर इसकी हम बात करते हैं, अगर इसकी हम बात करेंगे तो घड़ी कह रहा है 7200 सेकंड बाद। 7200 सेकंड को अगर मिनट में बताएंगे तो 60 से भाग लगाएंगे, अगर इसको हम घंटे में बनाएंगे तो 60 से भाग लगाएंगे। देखो मिनट पहले हमने तुम्हें बताया, देखो यहाँ पर देखो इस तरह से आता है, 1 सेकंड में मिनटों की संख्या कितनी होगी, तो आप बोलेंगे 1/60 होगी। तो वही तो हमने किया है, 1 सेकंड में मिनटों की संख्या और 1 मिनट में घंटों की संख्या, तो 1/60 मिनट, 1/60 घंटे, ऐसे ही तो बोलेंगे। तो वही हमने कर दिया है, इसका 2 बार 60 से गुणा, एक बार सेकंड को घंटे मिनट में बनाना है और दूसरे बार मिनट को घंटे में बनाना है। तो अब काटो, यहाँ पर 2 से 2 जीरो कटेगा, 6 से काटेंगे 36 हो जाएगा, ठीक है, 6 से काटेंगे कितना होगा, 12 होगा, और 6 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2
दोस्त ये जो 2 आएगा ये हमारा आवर होगा, यानी कि घंटा होगा दोस्त। क्या होगा? ये 2 जो आएगा ये हमारा 2 घंटा होगा। और 10 बजकर 10 मिनट में 10 बजकर 10 मिनट में हम क्या करेंगे? 2 घंटे जोड़ेंगे। 10 बजकर 10 मिनट में अगर 2 घंटे जोड़ेंगे तो बताओ 10 बजकर 10 मिनट में 2 घंटे जोड़ते हैं तो कितना टाइम होगा? तो बोलेंगे 10 से हो जाएगा सर। 2 घंटे जोड़ने के बाद 12 बजकर 10 मिनट, 12 बजकर 10 मिनट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या कहीं विकल्प में 12-10 है? आप बोलेंगे नहीं है सर। तो अब इसका क्या करें? अब आपको क्या करना है, जो 30 मिनट धीमी गति से थी दोस्त, 30 मिनट धीमी गति से इसको घटा दो तो हो जाएगा दोस्त आपका 11 बजकर के 40 मिनट हो जाएगा दोस्त। 11 बज के 40 मिनट हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर 11:40 एक बार AM दे रखा है, एक बार PM दे रखा है, लेकिन समय में कहीं नहीं बताया है कि AM है या PM है। तो ये दोनों आपके विकल्प बन सकते हैं दोस्तों, ये दोनों विकल्प बन सकते हैं, इस बात को याद रखेंगे। क्योंकि सवाल में ना तो कभी कहीं पर कहा AM में हो रहा था, ना कहीं कहा PM में हो रहा था। इस कारण आपका जो सही उत्तर होगा वो 11:40 AM हो सकता है, 11:40 PM हो सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। हमने 30 क्यों घटाया? क्योंकि घड़ी 30 मिनट धीमे से चल रही थी और 72 सेकंड में हमारा सही घंटा जो आ रहे थे, सही घंटे आ रहे थे 2, लेकिन हमें 1.5 घंटे ही जोड़ना था, तो 1.5 घंटे जोड़ने का ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। इसका उत्तर बता देंगे सभी दोस्त। डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाता है, उत्तर पश्चिम पश्चिम बन जाता है, दक्षिण पश्चिम दक्षिण बन जाता है, तो बाकी सभी दिशाएं इसी तरह अगर बदलती रहती हैं तो उत्तर दिशा इनमें से कौन सी होगी? तो सबसे पहले साथियों हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है दोस्त? दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम दिशाएं बनाते हैं, इस तरह से दिशाएं बनाते हैं। तो यहां पर हमारी आती है ईस्ट दिशा, 1 मिनट, यहां पर आती है ईस्ट दिशा यानी पूर्व की दिशा, ऊपर की ओर होती है नॉर्थ दिशा, बाएं हाथ की तरफ होती है आपकी वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, नीचे की तरफ होती है साउथ दिशा यानी कि दक्षिण दिशा। क्वेश्चन में कहा है कि दक्षिण पूर्व यानी कि जो साउथ ईस्ट का एरिया है दोस्तों, जो साउथ ईस्ट की दिशा है ये वाली दिशा, इस दिशा के बारे में बताना है। ये आपकी जो साउथ ईस्ट है ये क्या बन रही है? साउथ ईस्ट बन रही है पूर्व। क्या बन रही है? पूर्व। और ये 45 डिग्री, गौर से याद रखेंगे दोस्त, 45 डिग्री जो जा रही है ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, 45 डिग्री, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों उसने हमसे कहा है कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कहां पर है? ये रहा उत्तर पश्चिम। और ये उत्तर पश्चिम क्या बन रहा है? उत्तर पश्चिम बन रहा है पश्चिम। इसका मतलब है ये भी एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री जा रही है दोस्त, ये भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। कह रहा दक्षिण पश्चिम जो है वो दक्षिण बन जाता है। दक्षिण पश्चिम कहां पर है? ये रहा, ये दक्षिण बन रहा है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री जा रही है। तो अब हमें बताना क्या है दोस्त? अब तो सवाल आधा से ज्यादा सॉल्व हो गया। कह रहे बाकी सभी दिशाएं इसी तरह बदलती रहे, तो हमें बदल देना है सभी दिशाओं को। ये होगी, इसको यहां पर कर देंगे, ठीक है, ये होगी, इसको यहां पर कर देंगे, और ये होगी, इस तरह से कर देंगे। क्वेश्चन में कहा उत्तर दिशा, उत्तर दिशा के लिए इनमें से कौन सी होगी? तो बताएंगे ये अगर नॉर्थ है दोस्त, अगर एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाली दिशा कौन सी आएगी दोस्त? ये दिशा आएगी आप लोगों की नॉर्थ वेस्ट। कौन सी आएगी? नॉर्थ वेस्ट, जिसे हम उत्तर पश्चिम कहते हैं। विकल्प नंबर डी आप सभी का सही उत्तर है। विकल्प नंबर डी बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। अगले प्रश्न का उत्तर बता देंगे। एक और शानदार सा क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, हालांकि नंबर बड़े बड़े हैं आप लोगों के सामने, नंबर बड़े हैं, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है इनसे। आप इसको अच्छे से अगर देखेंगे, एक बार क्वेश्चन देखते ही आपका उत्तर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में कहा है कुछ नंबर दिए गए हैं और यहां पर देखो एक क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है और कहा गया है श्रृंखला में आगामी संख्या क्या होगी, अर्थात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहां पर अगर इस संख्या को गौर से देखेंगे 4 8 9 7 5 8 6 4 6 8 4 इस तरह से लिखा है। तो देखो अगर गौर से देख रहे हैं ये संख्या, क्या यही संख्या लिखी है? अगर हम पहली संख्या को हटा दें यानी 4 को हटा दें तो क्या एज इट इज संख्या लिखी गई है? आप बोलेंगे बिल्कुल लिखी गई है। 89 75 86 84 देखो वही लिखी है दूसरे नंबर पर। फिर अगली बार में हम क्या करेंगे? अगली बार में एक संख्या और हटा देंगे, अगली बार में एक संख्या और हटाएंगे। क्या जल्दी से बताओ? अगली बार में एक संख्या और हटाएंगे और वो संख्या जो होगी वो पीछे की संख्या होगी। बताओ जल्दी से। इस बार हम पीछे की संख्या घटा देंगे। क्या घटा देंगे दोस्त? पीछे की संख्या। पहले आगे की घटाई थी, अब की बार पीछे की। फिर दोस्त अब की बार में क्या करेंगे? तो ये सीरीज हमारी यहां पर आ चुकी है। अगली संख्या प्राप्त करने के लिए, अगली संख्या प्राप्त करने के लिए अब अगली संख्या घटानी पड़ेगी, यानी कि तीसरे नंबर की संख्या में से पहली संख्या घटानी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों हमें कुछ संख्या प्राप्त होगी, वो होगी ये वाली 97 58 68। देखो यही तो लिखा है 97 58 68। आप बोलेंगे बिल्कुल। देखो एक बार अगली एक बार पीछे की, तो अब की बार 97 58 68 में 97 58 68 में हम ये घटाएंगे, 8 को हटा देंगे। देखो नीचे पीछे कहीं 8 लिखा है? बिल्कुल नहीं लिखा है, इसको देखेंगे। इसके बाद अब शुरुआत की संख्या घटा देंगे, शुरुआत की घटा देंगे तो बचेगा
क्या हमारे पास, पहले हमने लास्ट की घटाई, 1 मिनट गड़बड़ हो गई, दया गड़बड़ हो गई। यहाँ पर देखो पहले, यहाँ पर पहली थी, पहले नंबर से देखो पहली संख्या लास्ट की संख्या, पहली संख्या लास्ट की संख्या। तो अब की बार इसमें से हटेगी पहली संख्या, इसमें से पहली संख्या हटेगी, तो देखो 7586 लिखा गया है, 7586। इस 7586 में दोस्त आपको देखना है अब क्या घटेंगे, देखो जब पहली घटा चुके हैं तो लास्ट की घटाएंगे, लास्ट की 6 हटा देंगे तो 758 सही उत्तर हो जाएगा। 758 दोस्त सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। कहने का मतलब, मेरी बात को गौर से समझो, पहली बार पहला जो नंबर दिया था पूरा ये टर्म दे रखा था, इसमें पहली संख्या घटाई, अगले टर्म को प्राप्त करने के लिए पीछे की संख्या हटा दी, उसके बाद फिर अगले टर्म को प्राप्त करने के लिए पहली संख्या हटा दी, फिर अगले टर्म को प्राप्त करने के लिए लास्ट की संख्या हटा दी, फिर अगले टर्म को प्राप्त करने के लिए पहली हटाई, तो अगले को जब प्राप्त करेंगे तो लास्ट की हटाएंगे, और लास्ट की यहाँ पर क्या दे रखी है 6, 6 को हटा देंगे 758 आ जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में बता देंगे सभी साथी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। एक बेहतरीन सा लाजवाब क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। देखो साथियों, अगर इस प्रश्न की हम लोग बात करते हैं तो प्रश्न में देखो एक लिखा है 11 है, 42 है, 219 है, और यहाँ पर क्या है 1542 है। अगर हम गौर से देखेंगे प्रश्न के विकल्पों को तो ये बहुत बड़ा नंबर है, यानी कि 16,000 के आसपास का नंबर, कौन सा सही उत्तर बन सकता है। तो सर इसमें मल्टीप्लाई का लॉजिक चलेगा, मल्टीप्लाई का लॉजिक चलेगा, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर हमें 1 से 11 प्राप्त करना है तो हम क्या कर सकते हैं, आप बोले 1 का गुणा 10 में कर दो, 1 जोड़ दो, लेकिन दोस्त 11 में 10 का गुणा करने से 110 के पार जाएगा, तो क्या करें दोस्त, अगर हम 1 को 1 से 11 प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका गुणा तो दोस्त 2 में कर दें और अपने मन से प्लस का 9 कर दें। क्या कर दें दोस्त, गुणा तो हम 2 का कर दें लेकिन प्लस में क्या कर दें 9 कर दें, इस बात को याद रखेंगे। उसी प्रकार 11 से हमें प्राप्त करना है 42, तो इसमें दोस्तों गुणा करेंगे 3 का, कितने का 3 का, और प्लस में करेंगे 9। गौर से देखो यहाँ पर पहली संख्या में 1 दूना के 2 और 9 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 11 त्रिया के 33, 33 में 9 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। इसके बाद साथियों 42 से प्राप्त करना है हमें 219, तो 42 में अगला नंबर क्या गुणा करें, तो आप बोलेंगे सर 5 का गुणा करेंगे और प्लस में करेंगे 9। कैसे करेंगे, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, तो अगली 7 अभाज्य संख्या होगी और अगली 11 अभाज्य संख्या होगी। गौर से समझो मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं अगर यहां पर लिख देता हूं 42 को, यहां पर मैं 42 को लिख देता हूं, गुणा 5 करता हूं तो 2 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 और 1 21, 210 हो जाएगा, और प्लस में 9 करेंगे तो 219। देखो वही आ रहा है जो हमने 5 का गुणा करके प्लस में 9 किया है, तो बिल्कुल सही है दोस्त। अगले वाले में चेक करेंगे, अगले वाले में क्या होना चाहिए, जब अभाज्य संख्याओं का सर लॉजिक चल रहा है तो अगले वाले का जो मल्टीपल होगा, यहां पर ये जो मल्टीपल आएगा, मल्टीपल 7 का होगा और प्लस का 9 होगा। चाहो तो चेक कर लो, 219 में 7 का करेंगे, 7 में 63, 63 में 9 जोड़ेंगे, 3 में अगर 9 जोड़ता है तो यूनिट डिजिट 2 ही होता है, और देखो इसका यूनिट डिजिट क्या आया है 2 आया है। इसका मतलब है लॉजिक हमारा सही चल रहा है, और लॉजिक सही चल रहा है तो अगला वाला क्या होगा ये बता दो। अगला वाला बोलेंगे सर अगला वाला होगा गुणा में 11। अब बहुत सारे मित्र बोलेंगे सर यहाँ पर 9 क्यों नहीं किया, 2 के बाद 3 5 7 9 क्यों नहीं किया, क्योंकि 9 दोस्त एक भाज्य संख्या है, 9 एक भाज्य संख्या, क्योंकि 3 का भाग जाता है उसमें। 11 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनका स्वयं से भाग जाए और उसके बाद किससे भाग जाए, बोलेंगे स्वयं से भाग जाए या फिर सर स्वयं 1 से भाग जाए तो हो जाती है अभाज्य। तो इसमें भी गुणा 11 कर करके 9 का जोड़ देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले करेंगे गुणा का 11, गुणा 11 करेंगे, गुणा 11 करेंगे तो 11 दूनी 22, यूनिट डिजिट 2 होगा, और 9 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट जब 9 होगा 2 जोड़ेंगे तो 11 आना चाहिए। 11 का मतलब इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, देखो यहाँ पर 1 नहीं है, इसका 1 नहीं है, इसका 1 नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा 16,971। क्या हो जाएगा 16,971। ये तो जुगाड़ से सॉल्व करने का तरीका है। अगर आप फिर भी नहीं मानते हैं, इसका गुणा करवाना चाहते हैं तो मैं इसका गुणा भी कर देता हूँ, ठीक है, इसका मैं गुणा भी कर देता हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका गुणा हमारा सही उत्तर विकल्प नंबर भी आ चुका है 1542। दोस्तों 1542 गुणा में 11, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 2 46, 11 पचे 55 और 4 59, और हो जाएगा 11 एकम 11, 11 5 16, 16,962 तो ये हो गया। और 62 में अगर 9 जोड़ देंगे तो 16,971 हो जाएगा। देखो दोस्त हमने यूनिट डिजिट से भी निकाल लिया था, चाहो तो मल्टीपल करके निकाल लो, ठीक है, मल्टीपल करके निकाल लो। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसको बता दो दोस्त। ये आपका क्रम व्यवस्था का बेहतरीन सा क्वेश्चन है, क्रम व्यवस्था दे रखी है, कह रहा है सना गोपी की तुलना में कम ऊंची है। जो सना है दोस्तों गोपी की तुलना में कम ऊंची है, गोविंद निशा की तुलना में कम ऊंचा है, गोपी गोविंद की तुलना में कम ऊंचा है, गोपी गोविंद की तुलना में कम ऊंचा है, तो सना गोपी की तुलना में कम ऊंची है। तो सना को अगर हम यहां पर रख दें दोस्त, अगर सना को यहां पर रख देंगे तो ये किसकी तुलना में कम ऊंची है, बोलेंगे सर गोपी की तुलना में, ये हो जाएगी गोपी,
ये हो जाएगा गोपी, हो सकता है लड़का, हो सकता है लड़की हो। तो सना से ऊंचा कौन है? गोपी, क्योंकि कहा है सना गोपी की तुलना में कम ऊंची है, तो सना गोपी से कम ऊंची हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों गोपी और सना से संबंधित देखो, ये लिखा गया है गोपी गोविंद की तुलना में कम ऊंचा है। गोपी गोविंद की तुलना में कम ऊंचा है, तो गोपी से ऊपर कौन आना चाहिए? गोविंद आना चाहिए, गोविंद आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और लाइन कहीं सना से संबंधित ढूंढो। देखो ये लिखा है सना रामा की तुलना में अधिक ऊंची है, तो रामा कहां पर आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। रामा जो होगी वो सर सना की तुलना में कम ऊंची है। क्या है? रामा सना की माफी चाहेंगे तुलना में कम ऊंची है, तो रामा नीचे आ जाएगी। इसके बाद एक व्यक्ति और बच रहा है, एक व्यक्ति बच रहा है, उसने कहीं पर लिखा है गोविंद निशा की तुलना में कम ऊंचा है, तो गोविंद से ऊंची कौन है दोस्त? निशा है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद कहीं और कुछ बात दे रखी है, लिखा है अगर सभी बाएं से दाएं और ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित हों तो गोपी का स्थान होगा। गोपी का स्थान क्या होगा? गोपी का स्थान की अगर बात करेंगे, देखो दोस्तों गोपी कहां पर है? ये है। गोपी कहां पर है? ये है। चाहे उसको ऊपर से गिन लो, चाहे नीचे से गिन लो, कहने का मतलब है चाहे बाएं से गिन लो, चाहे दाएं से गिन लो, दोस्त गिनोगे तो तीसरा ही आएगा। गोपी का जो स्थान होगा वो तीसरा ही आएगा, और विकल्प नंबर सी में तीसरा दिया गया है, विकल्प नंबर सी सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका उत्तर बता दो। कह रहा है मैट्रिटी शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनाया जा सकता है? जल्दी से बता देंगे कौन सा शब्द ये अक्षर नहीं बनाया जा सकता है। देखो अगर मैट्रिटी को गौर से देखेंगे तो एन तो आया नहीं है, इसका मतलब यही नहीं बनाया जा सकता है। माफी चाहेंगे, इसमें लिखा है कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या पूछा है? बनाने वाला पूछा है, तो पहला तो नहीं बन सकता है क्योंकि इसमें एन आया है। दूसरे को देखो क्यों नहीं बन सकता है? दूसरा इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि इसमें ई आया है और मैट्रिटी में कहीं भी ई नहीं है, इसको काट दो। तीसरा देखो क्या बन सकता है? ATRIUM, एटी हो गया, RI हो गया, U और M हो गया, UM। विकल्प नंबर 3 बन सकता है दोस्त, यानी कि विकल्प नंबर सी बन सकता है। विकल्प नंबर इसको देखो 4 को, 4 क्यों नहीं बन सकता है? जल्दी से बताओ क्या बन सकता है या नहीं बन सकता है? RITUAL, एक मिनट, कहीं गड़बड़ है क्या? इसको एक बार फिर से चेक करते हैं, एक बार फिर से चेक करते हैं। विकल्प नंबर 3 को देखो, विकल्प नंबर 3 को जब आप लोग देखने जाएंगे तो ATRIUM, तो AT ये मिल गया, RIU मिल गया, U ये मिल गया, M ये मिल गया, मतलब विकल्प नंबर 3 बन सकता है। फिर देखो RI अभी देखा था, ये मिला था। उसके बाद TU मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है, ये रहा TU। इसके बाद क्या AL मिल रहा है? AL नहीं मिल रहा है दोस्त, AL नहीं मिल रहा है क्योंकि इसमें L आया है, ये भी नहीं बन सकता है। तो कौन सा बन सकता है? बोलेंगे सर विकल्प नंबर सी बन सकता है। विकल्प नंबर सी सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया जी उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है। कोई जी नाम का शख्स है, वो उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है, चला दिया भैया। अगर बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। अब उत्तर की ओर मुड़ के बाईं मुड़ेगा तो कहां जाएगा? पश्चिम में जाएगा। और ये दूरी कितनी तय की है दोस्त? इसने 40 किलोमीटर तय की है। पहले 12 किलोमीटर चला था, अब की बार में कितना चल गया? 40 किलोमीटर। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों का पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। पुनः गोपी नाम का शख्स कहां मुड़ रहा है? बाईं ओर। और पश्चिम में मुख होने के कारण जब वो बाईं जाएगा तो दोस्त आपका नीचे की दिशा में आएगा। और ये दूरी कितनी होगी दोस्त? 20 दूरी होगी। कहा गया है पुनः बाईं मुड़ा है, 20 चलता है। अगर अंत में बाईं ओर मुड़ने के बाद अंत में बाईं ओर मुड़ने के बाद 20 मीटर चलता है। अब यहां से भी दोस्त वो अंत में बाईं ओर मुड़ेगा और कहां कितना चलेगा? तो बोलेंगे सर 20 मीटर चलेगा। कितना चलेगा? 20 मीटर। कह रहा है प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? बता देंगे सभी साथी, प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, जल्दी से बताएंगे सभी दोस्त। इसका उत्तर बताएंगे कितना होगा इसका सही उत्तर। तो बोलेंगे सर अगर ऊपर की 40 है, नीचे की 20 है, तो ये डैश वाली जो दूरी बची है यहां से यहां तक की, गौर से देखो। अगर यहां, एक मिनट, अगर हम यहां से यहां तक की ये दूरी देखेंगे, ये वाली दूरी, ये कितनी आ जाएगी दोस्त? ये हमारी 20 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। इसके बाद गौर से समझो, अगर यहां तक की ओवरऑल दूरी, गौर से समझो कहां पे मैं कह रहा हूं, अगर यहां तक की ओवरऑल दूरी कितनी है? 20 है, लेकिन यहां पर 12 थी, तो ये कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक है, नीचे की 8 है, यहां पर ये वाली 8 है, और ये वाली अगर 20 है, ये वाली 8 है, देखो यहां पर इसको हटा देते हैं, ये वाली देखो अगर 8 है और ये वाली 20 है, तो दूरी क्या बतानी है? इसकी दूरी बतानी है शॉर्टकट वाली। शॉर्टकट वाली मतलब इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी बतानी है, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी बतानी है। क्या बता सकते हैं आप लोग? एक बार फिर से हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, ये दूरी बतानी है। जल्दी से बता देंगे क्या होगी इसकी सही दूरी, जल्दी से बताओ। तो देखो अगर गौर से देखेंगे दोस्त, तो ये यहाँ पर इस तरह से बनेगा, ये यहाँ पर इस तरह से बनेगा, और ये दूरी भी हमारी कितनी आ जाएगी? ये दूरी भी हमारी, एक मिनट, 20 नहीं, 20 होगी, 8 नहीं होगी, तो ये 20 है, तो ये भी आकृति बन जाएगी। कहने का मतलब है दोस्त कड़ निकालना है। कड़ कैसे निकालते हैं? 20 का स्क्वायर करो 400, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और 8 का स्क्वायर होगा 64। कितना? 400 का 64। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या?
हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो क्या, इसको एक बार फिर से चेक करते हैं। गड़बड़ हो गई दया। इसने बोला था दोस्त जी उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है और हम 12 चला दिए। अरे यार पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया। पहले देखो जी को पूर्व की ओर 20 सॉरी उत्तर की ओर 20 चलाओ, फिर बाएं मुड़ने के बाद 40 चलाओ, फिर बाएं मुड़ने के बाद दोस्तों 20 चलाओगे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद फिर बाएं मुड़ने के बाद 20 चलाओगे, तो 20 ये, ठीक है, ये 20 हो गई। अगर ये दूरी इस तरह से समान है तो दूरी हमें कितनी सी ज्ञात करनी है, इतनी सी यार, इतनी सी दूरी बतानी है। अगर ऊपर की 40 है तो नीचे की 20-20-40 हो जाएगी। 20-20-40 सही उत्तर था विकल्प नंबर 1। यहाँ पर गड़बड़ कर गए थे, हम 20 को 12 पढ़ लिए थे, ठीक है, उसके लिए माफी चाहते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न में बताओ, क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है 8 PM बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कोण क्या होगा। कह रहे हैं 8 बजे पूछा है घंटे और मिनट की सुई के बीच का न्यून कोण क्या होगा, यानी कि छोटा कोण। तो इसके लिए दोस्तों हम एक फॉर्मूला बताते हैं हम आप लोगों को। वो फॉर्मूला जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा। फॉर्मूला होगा 60H डिफरेंस 11m/2, इस तरह से होगा। तो बताओ घंटे कितने हैं दोस्त, घंटे हैं आप लोगों के 8, मिनट 0 आए हैं, तो 60 का गुणा 8 में कर दो, 60 का गुणा 8 में करो, माइनस 11 का गुणा 0 में करो, बटे में करो 2, 11 के 0 में होगा 0 हो जाएगा, 6 8 48, यहाँ पर हो जाएगा 480। 480 को 2 से भाग लगाएंगे तो 240 आएगा। क्या आएगा 240। क्या विकल्प में है 40 200? नहीं है, क्योंकि ये बड़ा कोण है, ये बड़ा कोण है, इसलिए 240 नहीं है। छोटा कोण कैसे निकालते हैं, 360 में से 240 घटा के, 360 में से 240 घटाओगे तो 120 आएगा, और 120 कहाँ पर है, विकल्प नंबर बी में। विकल्प नंबर बी 120 न्यून कोण है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में बता दो इसका सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताओ। कह रहा है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक का चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को दी गई पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, कैक्टस लिखा गया है, इसको कैक्सट लिख दिया है। तो बताना है बजर का कोड, बजर का कोड बताना है। बता सकते हैं आप लोग, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो कैक्टस को CACSUT इस तरह से लिखा गया है, CACSUT इस तरह से लिखा गया है, इसको इस तरह से कोड किया गया है, इस बात को याद रखेंगे। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को याद रखना है, इसी तरह से कोड किया गया है। तो बजर का कोड कर दो इस तरीके से। इस तरह से जब आप लोग बजर का कोड करने जाएंगे तो आपका सही उत्तर होगा जेड से शुरुआत होगी। किससे होगी दोस्त, जेड से शुरुआत होगी। तो 1 गलत, 2 गलत, 3 गलत, सही उत्तर विकल्प नंबर सी। क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। बजर का कोड हो जाएगा जेड से शुरू होगा, ZUBREZ, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई है तो दोस्तों एक बार से सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों कल भी क्लास नहीं हो पाई थी, बहुत समस्याएं आ जाती हैं, कभी कभी समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, इसके लिए माफी चाहते हैं। कल क्लास नहीं हुई थी, अब आपकी निरंतर क्लासेस चलेंगी, ठीक है। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। और आज 12 बजे आपकी हिंदी की भी क्लास होगी, दोपहर 12 बजे मित्र आपकी हिंदी की भी क्लास होगी, इस बात को याद रखेंगे। सभी साथी जरूर जुड़ेंगे। देखते रहिए आपका अपना परिवार, अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।